नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है डिजी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हब क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं, अगर आपने वीडियो बिना स्किप किए हुए देखा तो आपको हब पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हब यह एक लोकल एरिया नेटवर्क डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करके डेटा का आदान प्रदान आपस में किया जाता है। दोस्तों, अमूमन देखा गया है कि हब जो है एक लेयर वन डिवाइस है। लेयर वन किसकी? ओएसआई मॉडल की। अगर आपने अभी तक ओएसआई मॉडल का वीडियो नहीं देखा है तो काफी एक कहानी की मदद से ओएसआई मॉडल को समझाया गया है। आप वह वीडियो यहाँ पे आई बटन पे देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। काफी आसान भाषा में समझाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। हब जो है ओएसआई मॉडल की फर्स्ट लेयर में आता है। टोटल 7 लेयर्स हैं, तो उसकी फर्स्ट लेयर कौन सी है? फिजिकल लेयर। उसमें ये हब आता है, इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे मैं एक डायग्राम बना लेता हूं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। यहां पर ये एक हम हब बना देते हैं। यहां पर ये एक हब है, इसके साथ में अलग अलग कंप्यूटर्स कनेक्ट कर देते हैं। यहां पे ये 1 नंबर, यहां पे 2, ये यहां पर 3 और यहां एक 4 नंबर। दोस्तों, ये 4 कंप्यूटर्स यहां पे हब के साथ में कनेक्ट हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये एक हमारा नेटवर्क बन गया। बेसिकली देखा जाए तो हब क्या करता है, इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स और बिट्स में काम करता है। क्या करता है कि आप यहां से मान लीजिए कोई भी डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वो है या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसफर करता है या फिर वो बिट्स में ट्रांसफर करता है। पैकेट्स या फ्रेम के फॉर्म में नहीं करता है। पैकेट्स में कौन करता है दोस्तों? राउटर्स करते हैं। और फ्रेम के इसमें डेटा लिंक लेयर में जो काम करता है स्विचेस काम करते हैं। तो वो है स्विचेस जो है आपके फ्रेम्स में डेटा को ट्रांसफर करते हैं। हब किस में करता है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिट्स और यहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में डेटा ट्रांसफर करता है। दोस्तों यह एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है, यानी कि अभी समझिएगा। यहां पे मान लीजिए जो 3 नंबर कंप्यूटर है वह यहां पर 2 नंबर को डेटा सेंड करता है। किसको सेंड कर रहा है? 3 नंबर 2 नंबर को डेटा सेंड कर रहा है यहां पर। लेकिन होगा क्या दोस्तों, जैसे ही डेटा यहां से ट्रैवल करके इस रास्ते से जाएगा, जैसे हब में पहुंचेगा तो हब क्या है? एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है। हब को ये नहीं मालूम, हब कुछ भी स्टोर नहीं करता है। ये नहीं मालूम कि मेरे कौन से पोर्ट में कौन सा कंप्यूटर लगा हुआ है, कहां पर कौन सा कंप्यूटर या कौन सा मैक एड्रेस है, तो उसको कुछ नहीं पता। कोई एड्रेस नहीं पता होता, ना फिजिकल ना लॉजिकल एड्रेस। तो इसलिए हब क्या करता है, भाई मेरे पास डेटा तो आ गया, अब क्या करूं? जैसे एक गांव में कोई लेटर आता है और मान लीजिए सेम नाम की, वह सूरज नाम के सभी व्यक्ति हैं, उसमें 4 व्यक्ति हैं, वो सारे के सारे सभी का नाम सूरज है, लेकिन उसमें एड्रेस नहीं लिखा हुआ, सिर्फ गांव का नाम लिखा हुआ है। उस गांव में तो लेटर आ गया, लेकिन उस गांव में तो 4 आदमी है सूरज नाम के, तो वो किसके पास जाएगा? तो डाकिया क्या करेगा? वो चारों के पास जाएगा, भाई ये लेटर आपका है क्या? आपका है क्या? आपका है क्या? तो जिसका भी वो लेटर होगा वो व्यक्ति रख लेगा, अदरवाइज उसको वापस रिटर्न कर देगा। तो इसी तरीके से यहां पर भी यही कार्रवाई होती है। मान के चलते हैं ये जो 3 नंबर है ये डेटा सेंड करता है, तो हब क्या करेगा? यहाँ पर इसको भी डेटा भेजेगा, 2 नंबर को भी भेजेगा और 1 नंबर को भी भेजेगा। ये तीनों व्यक्ति के पास डेटा भेजेगा। जिसका भी डेटा होगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और जिसका नहीं होगा वो उसको क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से इसको एक ब्रॉडकास्ट डोमेन भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे डेटा आता है वो चारों तरफ फैल जाता है, जितने भी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड है सभी को वो डेटा सेंड कर देता है। इसलिए इसको ब्रॉडकास्ट डोमेन भी कहते हैं। और इसीलिए इसके अंदर क्या है कि मैक एड्रेस स्टोर नहीं होता है दोस्तों। क्या है? मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस इसमें स्टोर नहीं होते हैं। इसलिए ये एक अनइंटेलिजेंट डिवाइस भी है। ये क्या है? बुद्धू है, इसको कुछ पता नहीं है। भाई मेरे को कोई डेटा दिया तो वो क्या है? जिसका है वो ले लो, मैं सबको भेज रहा हूं। इसका एक ये सीधा सा फंडा है। तो आप याद रखिएगा, ये एक अनइंटेलिजेंट डिवाइस है। ये हब जो है मैक एड्रेस या आईपी कुछ भी स्टोर नहीं करता है। ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन पे काम करता है दोस्तों। ये हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे ये नॉट इंटेलिजेंट है, सिंगल डोमेन है। ये क्या है? सिंगल कोलिजन डोमेन पे भी ये काम करता है। क्या होगा दोस्तों? मान लीजिए एट ए टाइम इसमें जो है एक ही व्यक्ति डेटा सेंड कर सकता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इसमें डेटा सेंड नहीं कर सकते हैं एट ए टाइम। कैसे? मान लीजिए यहां पर क्या होता है कि सिंगल एक डोमेन बना होता है, सिंगल एक वायरिंग होती है जिसके थ्रू डेटा ट्रैवल करता है। अब यहां पर ये डेटा भेजा, साइमल्टेनियसली क्या है? 4 नंबर ने भी डेटा भेज दिया, तो क्या होगा? ये डेटा जो है यहां पे ये एक ही केबल में आके, मान यहां पे देखिए केबल में तो आ गया, लेकिन क्या है? 4 नंबर ने भेजा है,
2 नंबर को या 1 नंबर को, 3 नंबर ने 2 नंबर, अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग व्यक्ति को डेटा भेजा है, लेकिन क्या होगा यहां पर एक सिंगल डोमेन होने के कारण क्या है, यहां पर डेटा आएगा और आपस में टकरा जाएगा, इसलिए इसको सिंगल कोलिजन डोमेन भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, सिंगल कोलिजन डोमेन भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर यह हाफ डुप्लेक्स केबल्स का इस्तेमाल करता है। हाफ डुप्लेक्स कैसे, ये आपका अलग से एक वीडियो बनेगा जिसके अंदर आपको ये कंप्लीट सीरीज समझाई जाएगी कि किस तरीके से फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स ये काम करते हैं। यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स क्या होता है दोस्तों, मैं आपको इसमें बता देता हूं कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, एट ए टाइम यहां पर एक ही व्यक्ति डेटा सेंड कर सकता है, यानी आपका अगर 1 सेंड कर रहा है तो 2 सेंड नहीं कर सकता, और 2 सेंड कर रहा है तो उस समय 1 सेंड नहीं कर सकता। याद रखिएगा हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, अगर 1 नंबर जो है वो अगर सेंड कर रहा है डेटा तो उस समय पर 2 नंबर सेंड नहीं कर सकता, 1 नंबर ने सेंड किया हुआ डेटा रिसीव होने के बाद ही 2 नंबर जो है अपना डेटा सेंड कर सकता है, इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। याद रखिएगा दोस्तों, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, एट ए टाइम दोनों आपस में डेटा सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हब कौन सा होता है, हाफ डुप्लेक्स में काम करने वाली डिवाइस होती है। इसके बाद में इसके बेसिकली 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ हब, एक्टिव एंड पैसिव हब। एक्टिव हब कौन से हब होते हैं, एक्टिव हब वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी करंट रिसीव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट रिसीव करते हैं बेसिकली ये, और ये क्या करते हैं, डेटा को रीजनरेट करते हैं। आपका जो भी डेटा आ रहा है उसको क्या करेंगे, वो रीजनरेट करेंगे, उतनी स्पीड में डेटा को आगे सेंड करेंगे। इससे क्या होगा, डेटा की जो स्पीड है वो बरकरार रहेगी, साथ ही साथ ये एम्पलीफाई भी करते हैं डेटा को। क्यों, ये इसमें जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल वाले जो डेटा आएंगे उसको वो एम्पलीफाई करेगा, जो बिट्स में डेटा आएगा उसको वो रीजनरेट करता है। तो याद रखिएगा ये एक्टिव हब जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रिसीव करता है, और यहां पर ये अकॉर्डिंग टू द सिग्नल्स वो क्या करता है, इनको ट्रांसफर करता है या फिर रीजनरेट या फिर एम्पलीफाई करता है। दूसरा होता है दोस्तों पैसिव हब। पैसिव हब क्या करता है, बेसिकली पैसिव हब यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता है, ये बेसिकली जो डेटा आता है उसको उसी स्पीड में, नॉर्मल स्पीड में जाने देता है, और वह रीजनरेट और एम्पलीफाई की कार्रवाई नहीं करता है। दोस्तों ये था हब। आशा करता हूं आपको हब जो है समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका भी सॉल्यूशन जरूर आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रिज की डेफिनेशन देखते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो ब्रिज जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं, द नेटवर्क डिवाइस दैट प्रोवाइड्स अ कनेक्शन बिटवीन 2 लोकल एरिया नेटवर्क और 2 सेगमेंट इन सेम लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि 2 अलग अलग सेगमेंट्स को, यह एक ऐसी नेटवर्क डिवाइस है जो कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर 2 अलग अलग सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करने में मदद करती है। तो सिंपल भाषा में इसको हम कहेंगे कि 2 अलग अलग सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करने वाली डिवाइस को नेटवर्क ब्रिज कहते हैं। अब एक मॉडल की मदद से हम किस तरीके से काम करती है ये हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम 2 नेटवर्क सेगमेंट्स बना लेते हैं। यहाँ पर एक नेटवर्क सेगमेंट हम बनाते हैं, यह हब है, और यहाँ पर इसके साथ में ये 4 कंप्यूटर या 3 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, A, B और C, ये 3 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, और यहाँ एक चौथा जो है ये ब्रिज बना हुआ है। ब्रिज के साथ, ब्रिज इसलिए मैं बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके, यहाँ पर टेबल भी मेंटेन होती है। ओके, इसके बाद में एक और यहाँ पर हम बना लेते हैं हब, और इसके साथ में 3 अलग अलग कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर D, E और F, यहाँ पर ये 3 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए, और ये क्या दोस्तों, ये है ब्रिज, ये एक नेटवर्क का ब्रिज है। अब ये किस तरीके से काम करता है ये देखेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में, पिछले वीडियो में बताया था कि एक हब जो क्या करता है, कोलिजन डोमेन है, वो सबको डेटा भेज देता है। ये भी क्या करता है, किस तरीके से डेटा भेजता है वो सीखेंगे। मान के चलते हैं यहां पर A डेटा सेंड करता है D को, तो यहाँ पे कार्रवाई क्या हो रही है वो समझिएगा। सबसे पहले जैसे ही A ने डेटा भेजा तो A से डेटा कहां पर आएगा, हब के पास आएगा। हब क्या है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है, तो वो क्या करेगा, सभी को दे देगा। तो इसके पास में कौन कौन है, B भी है, C भी है और ब्रिज भी है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि डेटा इसने तीनों को दे दिया। तो B ने क्या बोला, भाई मेरा डेटा नहीं है, ये किसी और का है। C ने बोला मेरा नहीं, किसी और का है। तो ब्रिज ने क्या बोला, ठीक है भाई मेरे को दे दो डेटा, आ गए इसके पास। अब ब्रिज को क्या पता लगा, सबसे पहली बार एक नया ब्रिज आपने इंस्टॉल किया है, तब क्या कार्रवाई हो रही है वो मैं आपको समझा रहा हूं कि इसको मालूम कैसे चलेगा कि किस तरफ कौन सी डिवाइस है।
यहां पर ब्रिज क्या करेगा, एक टेबल मेंटेन करता है जिसके अंदर ये क्या करता है, मैक एड्रेस की एंट्री करता है, यानी कि कौन सा मैक एड्रेस मेरे किस तरफ है, ये क्या करता है, एक दो टेबल मेंटेन करता है। टू कोलिजन डोमेन कहते हैं इसको, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, टू कोलिजन डोमेन भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या करता है, दो टेबल मेंटेन करता है, लेफ्ट साइड राइट साइड या फिर ए साइड और बी साइड, इन दोनों तरफ कौन से डिवाइसेस कनेक्ट हुई है उनका मैक एड्रेस ये नोट करता है। किस तरीके से करेगा, जब भी कोई यूजर डेटा सेंड करेगा फर्स्ट टाइम तो वो उस तरफ उसकी एंट्री कर लेगा। तो यहां पर इसने क्या एंट्री किया, इसकी ये ए साइड है ये बी साइड है, तो इसने क्या किया, ए साइड में यहां पर एंट्री कर लिया ए, इसको मालूम चल गया कि भाई ए यहां पर है। अब यहां से इसने क्या किया, डेटा सेंड किया इधर इस हब को, आज इस हब ने क्या किया, फिर से डेटा को ब्रॉडकास्ट कर दिया एफ के पास, ए के पास, डी के पास, इन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया और डी ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां पर ब्रिज को पता लगा मेरे इस तरफ जो है डी है, तो यहां इस तरीके से ब्रिज को ये मालूम चल गया मेरे ए लेफ्ट साइड ए है और राइट साइड में मेरे डी है। तो यहां पर ये टेबल मेंटेन हो गई, अगली बार जब भी डेटा सेंड होगा तो आपस में ये फटाफट एक्शन करेगा। नेक्स्ट क्या है, मान के चलते हैं इसी तरीके से सी ने भी डेटा सेंड किया, तो यहाँ भी सी का टेबल मेंटेन कर लेगा, वापस मान ले बी को किया तो यहाँ पे तो डेटा जाएगा नहीं, वापस यहाँ आएगा, ये पहली बार क्या करता है, ये भी ब्रॉडकास्ट डोमेन का काम करता है बेसिकली। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे भी डेटा भेजेगा, यहाँ पे भेजेगा, लेकिन बी ने यहाँ एक्सेप्ट कर लिया तो डेटा यहाँ पे जाने का कोई अर्थ नहीं है, ये क्या करेगा, यहाँ पे भी इसको स्टोर कर लेगा और एफ और ई को यहां स्टोर कर लेगा। तो ये एक तरीके से टेबल को मेंटेन कर लेता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मान लीजिए यहां से मैंने दूसरा ये कंप्यूटर हटा दिया, मान के चलते हैं जो डी नंबर है, डी जो मैक एड्रेस वाला कंप्यूटर है इसको हटा दिया और यहां पर लगा दिया कोई के कंप्यूटर लगा दिया, मान के चलते हैं, तो क्या होगा, कभी ना कभी तो ये भाई साहब डेटा सेंड करेगा कि नहीं करेगा, कि बस बैठा ही रहेगा या इसको कोई डेटा सेंड करेगा। जब भी ये फर्स्ट टाइम डेटा सेंड करेगा या इसको कोई फर्स्ट टाइम डेटा सेंड करेगा उस समय ये क्या करेगा, यहाँ पे अपनी टेबल में इसको अपडेट कर लेगा और मेंटेन कर लेगा। इस तरीके से क्या करता है, ब्रिज जो है दो डोमेन पे काम करता है और यहाँ पे आपस में डेटा का आदान प्रदान करता है। बेसिकली दो अलग अलग सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। अब ये क्या करता है दोस्तों, मैक एड्रेस की मदद से डेटा को फिल्टर करता है। यहां पे मान लीजिए अगर डेटा सेंड किया है एफ के लिए तो तुरंत यहां पे फिल्टर कर देगा, इनको वापस नहीं भेजेगा, सीधा यहां पर डेटा सेंड कर देगा। फर्स्ट टाइम ये ब्रॉडकास्ट करता रहेगा, लेकिन क्या लास्ट में जब एक बार इसके पास टेबल मेंटेन हो जाएगी उसके बाद में आपको ये स्टोर नहीं करेगा, ये सब कुछ क्या करेगा, डायरेक्ट डेटा जो है पर्टिकुलर साइड में भेजेगा जिस तरफ वो मैक एड्रेस स्टोर होगा। क्लियर है दोस्तों इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले ये ओएसआई मॉडल की सेकंड लेयर में आता है क्योंकि ये मैक एड्रेस को स्टोर करता है और डेटा को फ्रेम में ट्रांसफर करता है। बेसिकली ये क्या है, हब से थोड़ा इंटेलिजेंट है और स्विच से थोड़ा कम इंटेलिजेंट है, दोनों के बीच में ये होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये नेटवर्क सेगमेंट्स को जोड़ता है आपस में, याद रखिएगा ये रिड्यूस ट्रैफिक को जो है वो काफी कम कर देता है ये टेबल मेंटेन करने की वजह से। नेक्स्ट है दोस्तों, ये टू कोलिजन डोमेन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यहाँ पे देख सकते हो ये स्टोर मैक एड्रेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैक एड्रेस को स्टोर करता है अपनी ब्रिज टेबल के अंदर। नेक्स्ट है वायरलेस ब्रिज भी आजकल आते हैं। अगर आपका वर्चुअल नेटवर्क है, वायरलेस नेटवर्क है, तो उसको भी आप क्या है अलग अलग दो नेटवर्क सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेस ब्रिज की मदद से। और अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसका इंस्टॉलेशन काफी आसान है, आपको कोई भी एक्सटर्नल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या फिर कोई प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती इसको इंस्टॉल करने के लिए। आप आसानी से इसको प्लग एंड प्ले की तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्विच जिस तरीके से हब और ब्रिज डेटा ट्रांसफर करता है उसी तरीके से स्विच भी क्या करता है, नेटवर्क में सभी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके डेटा आदान प्रदान करने में मदद करता है। तो ये किस तरीके से करता है इसको हम डायग्राम की मदद से आसान भाषा में सीखेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक नेटवर्क एस्टेब्लिश कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक हमने स्विच बनाया, ये 8 पोर्ट स्विच है, इसके साथ में 8 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। इसका पोर्ट नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 पोर्ट्स हैं इसके, ये पोर्ट्स सभी आपस में कनेक्टेड हैं। और यहाँ पर मान लीजिए कंप्यूटर लगा देते हैं ABCD EF G और H। ये 8 कंप्यूटर्स इस स्विच की मदद से आपस में कनेक्टेड हैं। ये एक हमारा नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गए हैं। अब ये किस तरीके से काम करता है, जैसे मैंने आपको हब में बताया था कि जब भी कोई एक कंप्यूटर
किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजता है तो वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, सभी को डेटा सेंड कर देता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब भी मान के चलते हैं यहां पर ए क्या करता है, एच को डेटा भेज रहा है, तो क्या होगा, जैसे ही ए डेटा भेजेगा ये ब्रॉडकास्ट करेगा। जी हाँ, फर्स्ट टाइम हमेशा स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्ट की कार्रवाई करता है। जब भी आप एक नया स्विच एस्टैब्लिश करेंगे, लगाएंगे लोकल एरिया नेटवर्क में, तो वह सबसे पहले जो कार्रवाई करता है वह ब्रॉडकास्ट की ही करता है। जब भी एक नया यूजर स्विच को डेटा प्रोवाइड करेगा या स्विच की मदद से डेटा सेंड करेगा, तो वह सबसे पहले उन डेटा को ब्रॉडकास्ट ही करता है, याद रखिएगा। इसके बाद में जब भी डेटा सेंड करेंगे तो वो क्या करेगा, यूनिकास्ट या मल्टीकास्ट करता है। तो ये क्यों करता है, इसलिए करता है दोस्तों क्योंकि इनको पता नहीं है, स्विच को पता नहीं है कि मेरे कौन से पोर्ट में कौन सा कंप्यूटर लगा है। तो पहली बार तो मुझे सभी घर में जाना पड़ेगा ना, भाई कौन से घर में कौन कौन रहता है, तभी तो पता लगेगा कि भाई इस घर में ये रहता है, इस घर में ये रहता है। बाद में हो सकता है मैं सही तरीके से उनको सही चीज प्रोवाइड कर सकूं। इसी तरीके से यहां पर है, यहां पर सबसे पहले ये ब्रॉडकास्ट कर देता है। ओके, इसके बाद में क्या करेगा, जैसे जैसे अलग अलग ये डिवाइसेस डेटा भेजती रहेंगी तो ये क्या करता है, केम टेबल मेंटेन करता है। जिस तरीके से ब्रिज क्या करता था, ब्रिज टेबल मेंटेन करता था, ये क्या करता है, केम टेबल मेंटेन करता है। केम का फुल फॉर्म क्या होता है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, याद रखिएगा, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। आप यहां से ये नोट भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके एग्जाम के हिसाब से। और एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको इंटेलिजेंट डिवाइस कहते हैं। इंटेलिजेंट डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पोर्ट नंबर एंड मैक एड्रेस को क्या करता है, अपने पास स्टोर करके रखता है, और जिसको भी डेटा भेजना होता है सिर्फ उसी व्यक्ति को या उसी कंप्यूटर को या डिवाइस को डेटा सेंड करता है। तो ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ये सर्किट की वजह से क्या है, इसको इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहते हैं, और ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब किस तरीके से कैम काम करता है, तो यहां पर ये मान लीजिए ये स्विच है, ये इसकी कैम टेबल। ओके, ये क्या करता है, बेसिकली इसमें दो चीजें मेंटेन करता है, एक इसका पोर्ट नंबर और एक इसका मैक एड्रेस। किसका मैक एड्रेस, जो भी डिवाइसेस इसके साथ कनेक्टेड है उनका मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर तो ऑलरेडी उसके अंदर है, तो उसमें ऑलरेडी पोर्ट नंबर तो है 3, 8 पोर्ट है, तो मान के चलते हैं यहां पर 8 पोर्ट ऑलरेडी उसको पता है कि मेरे पास 8 पोर्ट है। लेकिन ये नहीं पता कि कौन से पोर्ट में कौन सा कंप्यूटर या कौन से मैक एड्रेस का कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। तो ये कब पता लगेगा, जब उसको हर एक कंप्यूटर डेटा सेंड या रिसीव करेगा, तब इसको ये पता लगेगा कि कौन से पोर्ट में कौन सा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे ए ने एच को सेंड किया, तब इसको पता लग गया ए जो है वो 1 नंबर में है, एच जो है वो 8 नंबर में, 8 में। तो यहां पर क्या होगा, जिस तरीके से बाद में डी सेंड करेगा, ई सेंड करेगा, तब इसको पता लगता जाएगा कि भाई ये जो कंप्यूटर है ये मेरे इस पोर्ट में है या फिर ये इस पोर्ट में है। तो यहां पर इसको जैसे ही सारे कंप्यूटर्स एक बार जो है आपस में डेटा का आदान प्रदान कर लेंगे, तो यहां पर इसको पता लग जाएगा कि कौन सा कंप्यूटर कौन से पोर्ट में लगा हुआ है। इस तरीके से ये क्या करता है, एक केम टेबल मेंटेन करता है। ओके दोस्तों, यहां पर ये बाद में क्या कार्रवाई करता है, जैसे ए फिर से डेटा भेजेगा, तो पहली बार इसने किया ब्रॉडकास्ट, दूसरी बार करेगा क्या, इसको पता है कि यहां पर ए ने डेटा भेजा है, किसको भेजा है, एच को भेजा है। तो इसका क्यों, क्योंकि जैसे पैकेट्स आता है, ये फ्रेम आ रही है, डेटा किस में आता है, कौन से फॉर्मेट में आता है, फ्रेम फॉर्मेट में आता है। ये तो फ्रेम्स आती है, तो इसमें ऑलरेडी जैसे ही एथरनेट से बाहर निकलता है डेटा, एथरनेट पोर्ट जो होता है उससे जैसे डेटा बाहर निकलता है, तो यहां पर फ्रॉम और टू का एड्रेस यहां पे लिखा होता है। यहां पर फ्रॉम और टू का एड्रेस लिखा होता है दोस्तों, याद रखिएगा, फ्रॉम और टू का एड्रेस यहां पे लिखा होता है पैकेट के ऊपर। तो पैकेट यहां पे आएगा स्विच में, स्विच क्या करेगा, टेबल को देखेगा कि भाई हाँ ये इस टेबल में है, कहां से आया है, ए नंबर से आया है, ओके इस पोर्ट से, ठीक है। जाना कहां है इसको, इसमें जाना है इस मैक एड्रेस में, एच में जाना है इसको। तो सीधा क्या करेगा, 8 नंबर के पोर्ट को रास्ता दिखा दे, भाई इस रास्ते से चला जा, इस रास्ते से जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है दोस्तों, ओके। अब ये करता कैसे है, हब में क्या होता था दोस्तों, यहां पर सिंगल कोलिजन होता था, सिंगल एक जो है केबल के साथ सारे के सारे पोर्ट्स कनेक्टेड होते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हर एक पोर्ट स्विच के अंदर लगा सारे के सारे पोर्ट अलग अलग वायर के साथ कनेक्टेड होते हैं।
जैसे ये 8 के साथ कनेक्टेड होगा, 5 के साथ भी होगा, 1 3 के साथ भी होगा, 4 के साथ भी होगा, 6 के साथ, 7 के साथ, यानी कि सारे पोर्ट आपस में अलग अलग केबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इसलिए क्या है, इसमें कोलिजन नहीं होता है, ये सिंगल पोर्ट पे जो है कोलिजन होता है, ना कि आपका पूरे स्विच जो है कोलिजन होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों ये क्या होता है, ये वन पोर्ट कोलिजन डोमेन होता है, इसके अंदर वन पोर्ट कोलिजन डोमेन, ना कि इसके पूरा जो कोलिजन होता है। इसमें डेटा का कोलिजन होने के चांसेस इसीलिए कम होते हैं क्योंकि ये क्या है, आपस में डेटा पर्टिकुलर पाथ के थ्रू ही जाता है और कोलिजन होने के कोई चांस नहीं है। अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ये OSI मॉडल की सेकंड लेयर में आता है। क्यों आता है, क्योंकि इसमें मैक एड्रेस स्टोर होता है, साथ ही साथ ये फ्रेम्स में डेटा को ट्रांसफर करता है। बेसिकली क्या होता है, OSI की सेकंड लेयर में लेयर 2 स्विचेस आते हैं। आजकल क्या है, लेयर 3 स्विचेस भी आते हैं जो कि नेटवर्क लेयर में काम करते हैं। फुल डुप्लेक्स, ये क्या करता है दोस्तों, डेटा आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं। हमें क्या होता था कि एट ए टाइम एक ही कंप्यूटर जो है डेटा सेंड या रिसीव कर सकता था, बट इसमें एट ए टाइम दोनों आपस में सेंड रिसीव कर सकते हैं, ये होता है फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट। तो ये क्या है, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है, सेकंड टाइम यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट करता है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बेसिकली आपको 8, 16 या फिर 24 या 48 पोर्ट, मैक्सिमम 48 पोर्ट के स्विच अवेलेबल हैं। यह बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनमैनेज स्विच। ये स्विच बेसिकली आपको कहीं पे भी नॉर्मल घर या फिर आपके ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए यूज करते हैं। ये काफी सस्ते आते हैं और इनको इंस्टॉलेशन भी काफी आसान होता है, प्लग एंड प्ले वाली डिवाइसेस होती हैं, आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है मैनेज स्विच। मैनेज स्विच क्या होते हैं, काफी महंगे स्विचेस आते हैं, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल की जाती हैं, जहां पे क्वालिटी ऑफ सर्विस मायने रखती है, वहां पे इन स्विचेस का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है लैंड स्विच। लैंड स्विच का इस्तेमाल दोस्तों अमूमन किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई लोकल एरिया नेटवर्क एस्टेब्लिश करना हो तो वहां पर उसका इस्तेमाल किया जाता है और ये आमतौर पर हर जगह पे आपको दिखाई देते हैं। एक आजकल एडवांस आते हैं पीओई स्विच। पीओई स्विच बेसिकली क्या होता है, पावर और एथरनेट। आपका ये अमूमन दिखाई देते हैं आजकल, आप सीसीटीवी कैमराज में देख सकते हो कि वहां पर आपको अलग से पावर देने की जरूरत नहीं है कैमरा को। पहले क्या होता था कि कैमरा आप जो है कोएक्सियल केबल के थ्रू कनेक्ट करते थे तो उसमें पावर अलग से देना पड़ता था एडेप्टर के थ्रू, और आपका डाटा ट्रांसफर के लिए कोएक्सियल केबल का आप इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, पीओई स्विच की मदद से आप क्या कर सकते हो, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो, उसी में आपका पावर जाएगा और उसी से आपको डेटा भी मिल जाएगा। इसलिए पावर और एथरनेट स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। राउटर, बेसिकली एक राउटर क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। बेसिकली अगर राउटर देखें तो रास्ता दिखाने का काम करता है। इससे पहले जो नेटवर्क डिवाइसेस हमने पढ़ी थी, हब, स्विच, ब्रिज, रिपीटर, ये सारी डिवाइसेस जो होती हैं वो एक नेटवर्क में काम करने वाली डिवाइसेस होती हैं। मैं क्या बता रहा हूं दोस्तों, एक नेटवर्क आईडी के अंदर काम करने वाली डिवाइसेस होती हैं। वैसे ही राउटर जो है वो है इंटर नेटवर्किंग वाली डिवाइस है, यानी कि अलग अलग नेटवर्क आईडी वाले नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है, राउटर करता है। और बाकी के जो डिवाइसेस हैं जैसे हब, स्विच, वो सारे क्या है, एक नेटवर्क के अंदर अलग अलग सेगमेंट्स को ब्रिज जो है कनेक्ट कर सकता है। लेकिन राउटर जो है वो है अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क या फिर वाइड एरिया नेटवर्क, अलग नेटवर्क आईडी वाले नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने का कार्रवाई करता है। चलिए इसी को हम एग्जांपल के साथ और एक मॉडल के जरिए हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक लोकल एरिया नेटवर्क एस्टेब्लिश कर लेते हैं। बेसिकली एक यहाँ पर एक कंपनी है, मान के चलते हैं XYZ कंपनी है यहाँ पर, उसका यहाँ पे एक नेटवर्क है, इसके साथ में कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से 4 5 6 ये अलग अलग कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। ये इनका एक पर्सनल नेटवर्क है, ये इनका नेटवर्क है। इसके बाद में यहाँ पे दूसरी कंपनी एक मान के चलते हैं, इस कंपनी का नाम ABC, और इनकी भी अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, इनको भी 1 2 3 दे देते हैं नाम अभी के लिए। ये ABC के कंप्यूटर्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पे XYZ कंपनी के कंप्यूटर्स हैं। अब इन दोनों कंप्यूटर्स को इनकी नेटवर्क आईडी बेसिकली क्या होता है, जब आईपी एड्रेस का वीडियोस जब आएंगे तो आप उसमें देख सकते हैं आईपी एड्रेस के वीडियो में कि किस तरीके से नेटवर्क आईडी होती है, क्या होस्ट आईडी होती है, ये कंप्लीट उसके अंदर आपको ब्रीफ किया गया है। बेसिकली नेटवर्क आईडी होती है जैसे कि एक आईपी एड्रेस होता है,
अभी यहाँ पर एक आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, ये मान के चलते हैं एक आईपी एड्रेस है। यहाँ पे इस कंपनी के लिए अलग से आईपी एड्रेस होगा, हो सकता है ये कंपनी ये वाला आईपी एड्रेस यूज करी हो 10.11.12.10, हो सकता है कंपनी ये आईपी एड्रेस यूज करे, ये आईपी एड्रेस। अगर ये डिपेंड करता है कि कौन सी नेटवर्क आईडी है, ये किस पे डिपेंड करता है कि उसके क्लास ऑफ आईपी पे। ये जैसे क्लास सी का आईपी एड्रेस है, ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, इसी पे डिपेंड करता है कि नेटवर्क आईडी क्या होगी। तो इसकी नेटवर्क आईडी क्या है, ये इसकी नेटवर्क आईडी है। यहाँ पे नेटवर्क आईडी क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये इसकी नेटवर्क आईडी है। तो ये क्या है, अलग अलग नेटवर्क आईडी है। जब भी याद रखिएगा अलग अलग नेटवर्क आईडी वाले नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना है तो आपको हमेशा राउटर की जरूरत पड़ेगी। ओके, यहाँ पे अभी इनको आपस में कनेक्ट करना है जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे राउटर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक राउटर हम बना देते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, राउटर में लगभग 2, 4 या मैक्सिमम 8 पोर्ट ही आते हैं। बाकी स्विच के अंदर आपने देखा होगा 48 पोर्ट्स तक भी अलग अलग स्विच आते हैं। पोर्ट्स क्या होता है, बेसिकली जो आपका कोई भी कंप्यूटर में एथरनेट केबल होती है, एथरनेट RJ45 कनेक्टर होता है, जहां पे लगाते हैं। आप लैपटॉप में भी देख सकते हैं और कंप्यूटर में अमूमन आपको मिल जाएगा एथरनेट पोर्ट। तो वो जो पोर्ट्स हैं वो आपके स्विच में काफी ज्यादा आते हैं और यहाँ पर राउटर में कम होते हैं। तो उससे भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सा राउटर है, कौन सा स्विच है। यहाँ पे अभी ये एक केबल के थ्रू दोनों आपस में कनेक्टेड है। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा था, ब्रिज क्या करता है, ब्रिज टेबल मेंटेन करता है। स्विच क्या करता है, केम टेबल मेंटेन करता है। तो राउटर भी कुछ ना कुछ करता होगा ना। राउटर दोस्तों राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। कौन सी टेबल, राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। ये राउटिंग टेबल अलग से मेंटेन करता है। इसमें क्या करता है, ये अपने कौन से पोर्ट में कौन सी नेटवर्क आईडी का कंप्यूटर या नेटवर्क आईडी की डिवाइस लगी हुई है, ये क्या मेंटेन करता है कि मेरे कौन से पोर्ट में, मान के चलते हैं यहाँ पर 4 पोर्ट हैं। इसमें क्या है, 4 पोर्ट हैं इस राउटर के अंदर। यहाँ पर 4 पोर्ट हैं। इस चारों पोर्ट में से कौन से पोर्ट में कौन सी नेटवर्क आईडी है, ये क्या करता है, मेंटेन करता है। तो यहाँ पर जो है इसका नंबर 1 पोर्ट है, तो नंबर 1 पोर्ट में ये वाली नेटवर्क आईडी लगी हुई है, नंबर 2 में ये वाली नेटवर्क आईडी है। तो ये क्या करेगा, अपनी टेबल में इसको मेंटेन करेगा। जैसे जैसे न्यू आपकी नेटवर्क आईडी जोड़ते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पर ये टेबल में अपडेट होता जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या अपडेट कर रहा है, आईपी। तो इसमें क्या होता है कि आईपी एड्रेस जो है मेंटेन होते हैं वैसे देखा जाए तो, लेकिन आईपी एड्रेस मेंटेन नहीं करते हैं कंप्यूटर्स का। आईपी एड्रेस मेंटेन नहीं करते, ये क्या करते हैं, आपकी नेटवर्क आईडी को मेंटेन करते हैं। और इसमें नेटवर्क आईडी यानी कि आईपी एड्रेस यूज हो रहा है, तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा, पैकेट्स का इस्तेमाल होता है। डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, पैकेट्स में डेटा ट्रांसफर होता है। अगर हम स्विच की बात करें तो स्विच में किस तरीके से होता है डेटा ट्रांसफर, जहां पे मैक एड्रेस का इस्तेमाल होता है तो वहां पर डेटा फ्रेम में ट्रांसफर होता है। लेकिन यहाँ पर राउटर में हमेशा डेटा किस तरीके से ट्रांसफर होता है, पैकेट्स की मदद से ट्रांसफर होता है। जैसे आप हमारे पहले वीडियो में देख सकते हैं नेटवर्किंग के, जिसमें हमने समझाया आपको किस तरीके से ARPANET बनाया गया था एक राउटिंग के लिए, और किस तरीके से पैकेट राउटिंग का जो है इन्वेंशन हुआ, और वो आज हम जो है यहाँ पर राउटर में इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग प्रकार के नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे लेयर 3 डिवाइस होती है, कौन सी डिवाइस होती है, राउटर को हमेशा नेटवर्क लेयर डिवाइस भी बोला जाता है। नेटवर्क लेयर में और कौन सी डिवाइस आती हैं, नेटवर्क लेयर में राउटर आता है और लेयर 3 स्विचेस भी आते हैं। इसके बाद में यहाँ पे कनेक्ट्स 2 और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स, क्या करता है ये 2 या 2 से अधिक अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप इंटर नेटवर्किंग डिवाइस या फिर वाइड एरिया नेटवर्क डिवाइस भी कहते हैं इसको। इंटर नेटवर्किंग डिवाइस इसलिए क्योंकि अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने वाली डिवाइस एक यही है, या फिर लेयर 3 स्विचेस की मदद से भी हम कर सकते हैं। ये डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है और राउटिंग टेबल को मेंटेन करता है। दोस्तों यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है कि आईपी एड्रेस जो है हर एक डिवाइस का भी ये अपडेट करता है, कौन सा, नेटवर्क आईडी वाला आईपी एड्रेस। इसके बाद में ये जो टेबल होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक स्टैटिक राउटिंग टेबल, एक डायनामिक राउटिंग टेबल। क्या होता है, जैसे स्टैटिक है, यहां पे ये स्टैटिक है और ये है डायनेमिक। तो ये इसमें क्या करना पड़ता है, मान के चलते हैं यहां पर एक राउटर है, यहां पे एक राउटर है, ये 4 राउटर हैं, ये आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ।
जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरीके से ये क्या हो रहा है, रिंग टोपोलॉजी बन रही है। टोपोलॉजी का अभी तक वीडियो बना नहीं है, वो वीडियो जैसे ही बनेगा वो भी आप देखिएगा, टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये R1, R2, R3 और R4 ये 4 राउटर लगे हुए आपस में कनेक्टेड है। अब यहाँ पर अगर आप स्टैटिक राउटर लेते हैं तो इसमें क्या होगा, स्टैटिक राउटिंग टेबल में आपको मैन्युअली मेंटेन करनी पड़ेगी कि यहाँ पर ये राउटर है, इसको इस तरीके से यहाँ से इस रास्ते से इसको डेटा ट्रैवल कराना है, या फिर मान के चलते हैं यहाँ पर ये ब्रेक हो गया यहाँ पे कनेक्शन, तब क्या होगा, तब भी आपको मैन्युअली ही जाके वहां पे वापस चेंज करना पड़ेगा इसका रूट, क्योंकि बेसिकली काम क्या है इसका, रास्ता दिखाना। तो आपको मैन्युअली बताना पड़ेगा भाई ये रास्ता यहाँ से ब्रेक हो गया है, अभी यहाँ से कोई रास्ता नहीं आगे, आपको क्या है यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, इसमें आपको स्टैटिक जो राउटिंग टेबल है उसमें अपडेट करना पड़ेगा मैन्युअली। बल्कि डायनेमिक में क्या होता है, आपका ये ऑटोमेटिक हो जाता है, ये आपको कोई भी प्रेशर नहीं रहता, आप एक बार इसको इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करके रख दीजिए, ये ऑटोमेटिकली आपका रास्ता, कहीं अगर केबल खराब हो गई, कोई डिवाइस खराब हो गई, तो वहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली रास्ता दिखा देता है। इसके बाद में राउटर के कुछ प्रकार होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले वायरलेस राउटर, ये बेसिकली आपका जहां पे भी वायरलेस नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं या फिर दो अलग अलग नेटवर्क आईडी वाले वायरलेस नेटवर्क है उनको आपस में कनेक्ट करना है तो आप वायरलेस नेटवर्क या वायरलेस राउटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रॉडबैंड राउटर, इसका इस्तेमाल क्या होता है, जैसे कि आजकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो बेसिकली इसका इस्तेमाल करते हैं काफी सारे। अगर आपको VoIP क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका इस्तेमाल अगर कर रहे हैं और हाई स्पीड इंटरनेट एक्वायर करना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल होता है, बेसिकली ब्रॉडबैंड राउटर का इस्तेमाल होता है। एक होता है दोस्तों कोर राउटर। कोर राउटर ये बेसिकली कौन करते हैं, जैसे कि अमेजन है, गूगल है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि इनका बहुत बड़ा क्लाउड है स्टोरेज का, और वहां से वो डेटा कनेक्टिविटी रखते हैं, तो वहां पर वो अगर प्रोवाइड करते हैं तो वो राउटिंग, कौन सा राउटर, कोर राउटर का इस्तेमाल करते हैं, वहां से जो भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड होती है उसके लिए। इसके बाद में है एज राउटर। एज राउटर क्या होता है, नॉर्मली ISPs यूज करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, आपको भी कोई भी प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये बेसिकली उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है ब्राउटर्स। ब्राउटर्स यानी क्या है दोस्तों, इसमें जिस तरीके से ब्रिज अपनी टेबल्स को मेंटेन करता है, मैक एड्रेस की टेबल को अलग अलग मेंटेन करता है और ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, उसी तरीके ब्राउटर्स भी हैं। ये क्या करते हैं कि अलग अलग नेटवर्क आईडी को अलग अलग टेबल्स में मेंटेन करते हैं और यहां पर ट्रैफिक को जो है कम किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अभी देखते हैं रिपीटर। बेसिकली दोस्तों रिपीटर क्या होता है, एक तरीके से आपके नेटवर्क में बूस्टर का काम करता है। वो क्या करता है, डेटा को एम्पलीफाई या फिर रिपीट करने की कार्रवाई करता है। मान के चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं एक, यहां पर ये एक घर है, यहाँ इसमें एक यहाँ पे बेडरूम है, एक यहाँ बेडरूम, फिर यहाँ पे एक हॉल बना देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर कोई राउटर लगा हुआ है या रिपीटर लगा हुआ है, यहाँ पे आपका राउटर लगा हुआ है, यहाँ पे राउटर है। अब यहाँ से क्या है कि इस रूम में आपका नेटवर्क नहीं आ पा रहा है, इसमें कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो अब क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे आप एक रिपीटर लगा दीजिए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक रिपीटर लगा दीजिए, वायरलेस रिपीटर भी आजकल आते हैं। रिपीटर क्या करेगा, यहाँ पे जो सिग्नल्स आ रहे हैं, यहाँ पे जो सिग्नल्स आ रहे हैं उन सिग्नल्स को वो क्या कर देगा, वापस रीबूस्ट कर देगा और उतनी ही रेंज के सिग्नल्स और बढ़ जाएगा। मान के चलते हैं एक 10/2 क्या है, 10/2 वाली केबल जो है लगभग अप्रोक्स 185 मीटर तक डेटा ट्रैवल करता है। उसमें कितना, 185 मीटर तक वो डेटा ट्रैवल कर सकता है। अब 185 मीटर तक की केबल बिछा दी आपने, उसके बाद क्या होगा, 185 मीटर के बाद तो डेटा लॉस होना शुरू हो जाएगा ना, तब आपको क्या करना पड़ेगा, रिपीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि और 185 मीटर तक आपका डेटा ट्रैवल कर सके। बेसिकली रिपीटर का यही काम है और इसके सिवाय कोई काम नहीं है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।